रचनाकार मुक्तिबोध रचना एक साहित्य की डायरी भाग 9 वीरकर। शहर से ज़रा दूर शाम के वक्त मैं और मेरे मित्र श्री वीरकर गोपाल मंदिर के इस छोटे से चबूतरे पर बैठे हुए हैं। पता नहीं क्यों कहीं कहीं मंदिरों का वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। साफ कह दूं कि मेरा ईश्वर विश्वर में कोई विश्वास नहीं, फिर भी किन्हीं किन्हीं वातावरणों में हमेशा के लिए लीन हो जाने का जी करता है। छोटा सा मंदिर है, चारों ओर कुंद, पारिजात, टगर, कन्हेर और चंपा के पेड़ लगे हुए हैं जो जंगली मालूम होते हैं क्योंकि कोई उन वृक्षों की देखभाल नहीं करता। एक निर्जन पुण्य पावन वातावरण है जिसमें शाम के रंग भीग गए हैं। अभी अकेलापन है, शायद 6-7 बजे लोगों का आगमन शुरू हो। शाम दोपहर को खो देकर रात में लीन हो जाती है और रात भी सुबह में परिणत हो जाती है। यह चक्र चला आया है, चला चलता है। इसको प्रगति नहीं कहते। वीरकर ने इतना कहकर मेरी तरफ इस तरह देखा मानो वह कोई अत्यंत गंभीर सत्य कह रहा हो। उसकी बात में कोई तंत्र तत्व हो या ना हो, मुझे वह आदमी पसंद है, इसलिए उसकी बात मुझे एकदम निस्सार मालूम नहीं हो सकती। मेरे श्रद्धालु छायावादी मनोवृत्ति से उसके वक्तव्य में अर्थ देखने की, खोजने की, टोह लेने की कोशिश की, लेकिन प्रयत्न करने पर भी कुछ हाथ न आया। उसके वक्तव्य का अभिधार तो स्पष्ट ही शून्यत्व है, यह मैंने महसूस किया और भीतर ही भीतर इस बात की कोशिश करने लगा कि मैं उसे मूर्ख न समझूं। वीरकर कहता गया, उसको प्रगति नहीं कहते, मेरे ख्याल से वह गति भी नहीं। मैंने उकताकर एक बगासी दी और उससे स्पष्टीकरण मांगा। उसने बहुत धीरे धीरे कहना शुरू किया मानो उसकी सांस उखड़ गई हो और बड़े प्रयास से शब्दों को जोड़कर वाक्य बना रहा हो। आपने अभी कहा था कि हमारे काव्य साहित्य या कला में लाइफ का कंटेंट, जीवन का तत्व बहुत कम है। मेरा विचार है कि आज की खास दिक्कत यह नहीं है कि साहित्य में तत्व कम है, वरन यह है कि जीवन में बहुत अधिक है। वह जीवन जो जिया या भोगा जाता है उसमें इतने अधिक तत्व हैं। सुबह से लेकर शाम तक मन पर उन तत्वों का इतना अधिक संवेदनात्मक प्रहार होता रहता है कि उत्तेजित हो होकर मस्तिष्क की रगें, मस्तिष्क के तंतु अपने आराम के लिए उन तत्वों को टाल देते हैं, भूल जाने की कोशिश करते हैं और मन जानबूझकर अपने में शून्य का निर्माण कर लेता है। मुझे हतसंज्ञ हो जाना चाहिए था, किंतु मैं मात्र हतबुद्धि होकर उसकी तरफ देखने लगा। मैं उसी की बात को निखार कर रखना चाहा। मैंने कहा, शायद आप यह कहना चाहते हैं कि आज के सचेत संवेदनशील कलाकार की समस्या यह नहीं है, वरन यह है कि वह बहुत अधिक और वह सुबह से लेकर शाम तक लगातार इकट्ठा होता रहता है कि उस कंटेंट का प्रॉपर शिफ्टिंग, उन तत्वों का यथा योग्य संकलन संचयन नहीं हो पाता। क्या आप यह कहना चाहते हैं? देयर यू आर। हाँ, एकदम सही, वीरकर ने उत्साहित होकर जवाब दिया और आगे जोड़ा, लेखक के मन में लगातार एकत्रित होते जाने वाले इन तत्वों का इतना बड़ा बोझ होता है और ईश्वर ने या समय ने उसे इतना कम अवकाश दिया कि अनेक कलात्मक नमूनों में उनकी पुनर्रचना हो नहीं पाती। इसके फलस्वरूप वे तत्व मर नहीं जाते, अंडरग्राउंड चले जाते हैं। अथवा यूँ कह लीजिए कि लेखक अपने हृदय मन को बधिर करने के लिए अपने मन में किसी शून्यत्व का निर्माण कर लेता है और वह स्वयं भी उसमें खो जाता। मैं यह समझता हूँ कि लेखक को आज इस स्थिति से उबरने की आवश्यकता है। वीरकर ने यह आघात शायद मुझे पर किया था, अथवा उसकी व्यक्तिश अपनी कोई विशेष पार्श्वभूमि हो सकती। मैं यह जानना चाहने लगा कि आखिर उसके मन में क्या है। वीरकर एक मंझोले कद का आदमी, हाई स्कूल का मामूली टीचर, साधारण परिस्थिति है, पढ़ने लिखने का शौक है, काफ़ी घुमक्कड़ है, उसने लंबी लंबी यात्राएं भी की। आदमी दिलचस्प है, सबसे बड़ा गुण यह है कि वह मेरा दोस्त है। मुझे लगा कि उसकी बात में कुछ सार है, इसलिए बात बढ़ाते हुए मैंने उससे कहा, लेकिन उस जीवन तत्वों की अनेक नमूनों में पुनर्रचना आखिर वह क्यों नहीं कर पाता?
वह उनकी उपेक्षा क्यों करता है? मेरे ख्याल से वह अपने भोक्ता मन के वस्तु तत्वों से भाग रहा है, अथवा उसमें इतनी प्रतिभा नहीं कि वह सबको उचित रूप से प्रस्तुत कर सके। वीरकर हंसा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं, लेकिन यह निस्संदेह है कि अलग अलग लेखक अलग अलग जवाब देंगे। बहुत से लेखकों में प्रतिभा का अभाव, किसी में उत्साह का अभाव, पता नहीं क्या क्या। वीरकर ने मुझे एक झटके में अंतर्मुख कर दिया और मैं यह सोचने लगा कि आखिर इस समस्या का रूप रंग क्या है और उसका मुझसे जो संबंध है उसका स्वरूप क्या है। मंदिर के चबूतरे पर शाम को नीले धुंधलके के आसपास के वृक्षों के फूलों और पत्तियों की सुगंध आ रही थी। अभी रात के 8 भी नहीं बजे थे। न केवल वृद्ध और अधेड़ स्त्रियां वरन लड़कियां और नवयुवक मंदिर में आते, दूर ही से गर्भांतरान में स्थित देवता पर फूल फेंकते और हाथ जोड़कर न मालूम क्या क्या बुदबुदाते हुए क्षण भर प्रार्थना मग्न हो जाते। शहर की गड़बड़ से दूर यह मंदिर रात के 9:30 बजे तक इसी तरह व्यस्त रहता। साधारणतः मंदिर जाने वाली इन नवयुवतियों और नवयुवकों की इस प्रार्थनाोन्मुख भावना पर मैं हंसा करता, लेकिन पता नहीं क्यों आज मैंने व्यंग्य नहीं कसा। मैं चुप रहा। इन युवक युवतियों को देख न जाने क्यों मैंने भरे हुए गले से वीरकर से सिर्फ इतना ही कहा, परिस्थिति से सामंजस्य के लिए यह जो आजीवन संघर्ष है उसमें कितनी मनोवैज्ञानिक शक्ति खर्च हो जाती है। 25 साल तक के यौवन में जो व्यक्ति की मानसिक शक्ति निर्माणशील प्रयत्नों में लगनी चाहिए वह कैसे बेहुदा युद्ध में व्यय हो जाती है। वीरकर खुद अपने में डूबा डूबा सा लग रहा था। उसने कहा, लेखक के स्वभाव में बहुत सा आदर्शवाद रहता है, या कहिए आदर्शवादी जिद रहती है। हम यह करेंगे वह कतई नहीं करेंगे, किंतु समाज या समय लेखक को या अन्य को ऐसे विकल्प देता कब है? उन्नति की 3 मंजिली इमारत में घुसकर ऊपर तक जाने के लिए सिर्फ एक ही जीना है, वह भी चक्करदार। उस पर बहुत भीड़ है, बड़ी ठेल में ठेल है। लेखक कहता है मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, उसके साथ नहीं। लेकिन परिस्थिति ने उसको यह विकल्प दिया ही कहाँ है? वह परिस्थिति से ज़बरदस्ती यह विकल्प लेना चाहता। इसका परिणाम यह होता है कि ठेल मटेल करती हुई भीड़ के नीचे वह कुचला जाता, या इस इमारत के बाहर उसको एकदम खिसक जाने पड़ता है, और वह ठेल दिया जाता है। और साधारणतः ऐसे लोग अपनी वर्ग श्रेणी से गिरे हुए होते हैं। वर्ग श्रेणी से गिरे हुए की मनस्थिति हमेशा खराब रहती है। मैंने कहा, हाँ। अपने वर्ग की आदतें, संस्कार, भावनाएं कहाँ जाएंगी? उसने कहा, फिर भी उन्हें अपनी वर्ग श्रेणी से गिरे हुए ही रहना पड़ता है, चूँकि वह उनकी सीढ़ी से लुढ़क कर गिरे हुए हैं। इसलिए वह वर्ग श्रेणी उनका तिरस्कार करती है। मनुष्य पर न्याय निर्णय देने का उसका मानदंड व्यवहारतः उसी वर्ग का होता है। मेरी हालत देखो ना, मेरी शेरवानी फटी हुई है, इसलिए वह मुझ पर दया करते हैं कि मैं अयोग्य निकला, कि मैं अनुत्तरदायी हूँ। अनुत्तरदायी कौन, मैं या वह? मेरे नाते रिश्तेदार सभी उसी श्रेणी के हैं। उससे कृपा, तिरस्कार, आलोचना का विषय तो बनना ही पड़ता है। वीरकर ने दुख भरी हंसी हंसते हुए कहा, अगर मैं उन्नति के उस जीने पर चढ़ने के लिए ठेल मठेल करने लगूं तो शायद मैं भी सफल हो सकता हूं। लेकिन ऐसी सफलता किस काम की जिसे प्राप्त करने के लिए आदमी को आत्मगौरव खोना पड़े, चतुरता के नाम पर बदमाशी करना पड़े, शालीनता के नाम पर बिल्कुल एकदम सफ़ेद झूठी खुशामदी बातें करनी पड़े। जिन व्यक्तियों को आप क्षण भर टॉलरेट सहन नहीं कर सकते, उनके दरबार का सदस्य बनना पड़े। हाँ, जो लोग यह सब कर लेते हैं वह अपनी यश पताकाएं फहराते हुए घर में लौटते हैं और कितने आत्मविश्वास से बात करते हैं, मानो उन्हीं का राज्य हो। बहुरूपिया शायद पुराना हो गया है, लेकिन उसकी कला इन दिनों अत्यंत परिष्कृत होकर भभक उठी है। वीरकर कहता गया, अब बताइए, हम सरीखों पर क्या क्या नहीं गुजरती। जिस वर्ग से हम गिरे हैं वह वर्ग हमें फटे कपड़ों में भी संतुष्ट नहीं रहने देता, वह हमारे पीछे पड़ा रहता। अब बताइए उसे कैसे झकझोरें। उसके मानदंडों की पूर्ति के लिए हम अपनी ऐसी तैसी करते फिरें। अजी क्या बतलाऊं, हमने जब चित्रकला सोसाइटी खोली तो हमें अजीबोगरीब परिस्थिति का सामना करना पड़ा। खैर, मैंने कहा, बताइए बताइए। वीरकर ने जवाब दिया, जिन लड़कियों को मामूली पोर्ट्रेट पेंटिंग का अ ब स नहीं आता। खैर छोड़िए वह किस्सा। जब हम उस सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन करने लगे तो मैं एक मिनिस्टर को बुलवाया लगा।
मैं एक मिनिस्टर को बुलवा लाया। साहब, हमारे लोग कितने खुश हुए। मेरे पिताजी को लगा मेरा लड़का अब ठीक रास्ते पर जा रहा। अजी आपसे क्या कहूँ, मिनिस्टर के बंगले पर मेरे एक परिचित बैठे हुए थे। वह एक नेता का लड़का था। मिनिस्टर की पीठ फिरते ही फुस से कहता क्या है, हमारे पिताजी को प्लेटफॉर्म दिलवाइए ना। जी हाँ, जनता में उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इसलिए वे आजकल भूदान आंदोलन में काम कर रहे हैं। मैंने अपनी समिति के वार्षिकोत्सव की अंतिम सभा का उन्हें अध्यक्ष बना दिया। मेरे लोगों को क्या खुशी हुई। अब तक मैं निकम्मा ही नहीं अयोग्य था, लेकिन मेरी पहुंच उन तक देख मेरी इज्जत कितनी बढ़ी। यह अब बिल्कुल संभव है कि उनके ज़रिए मेरे बहुत से काम निकल जाएं, लेकिन वे लोग कितने बदमाश, कितने गधे। मैंने वीरकर से कहा, तुम अपने मुद्दे से भटक गए हो। उसने कहा, बिल्कुल नहीं। हमारा लेखक अपनी भौतिक सांसारिक उन्नति के लिए दंड फंद करता रहे या स्वयं अपनी दिशा में प्रगति के लिए वह कोशिश करे, अगर उसने पहली बात छोड़कर दूसरी बात की तो उसके पीछे कुत्ते लग जाते हैं। भूख के, दयनीयता के, अपमान के, अभाव के, रोग के, यहाँ तक कि मृत्यु के। यदि दूसरी बात छोड़ पहली बात की तो उसका मूल मन पिंड ही नष्ट हो गया समझिए। यदि उसने दोनों बातें एक साथ करना चाही तो वह इन दो घोड़ों पर एक साथ सवारी नहीं कर सकता। उसकी स्थिति न केवल उपहासास्पद हो जाएगी, वरन वह पहले दर्जे का बदमाश भी बन जाएगा। ऐसे कई उदाहरण मैं अभी के अभी दे सकता हूँ। कहो तो नाम लूँ? बोलो, लूँ? मैंने वीरकर से कहा, मेरा तो सर दुख रहा है। तड़ाक से जवाब मिला, तथ्यों से क्यों जी चुराते हो? स्वर्ग के आलोचक तुम जैसों को कहते हैं कि तुम ऑब्सक्योर हो। जो लिखते हो उसका ठीक ठीक अर्थ में नहीं आता, या फला हो। असल में तुम्हारी दुनिया ही अलग है, तुम्हारे डिजिट्स ही अलग हैं, तुम्हारा वातावरण ही अलग है, तुम्हारी प्रेरणा ही भिन्न है। वह भला उनके लिए अनुकूल क्या होगी? वह उन्हें समझने कैसे आ सकती है? क्यों वह उन्हें सुंदर क्यों लगेगी? मैंने वीरकर को डांट कर कहा, लेकिन तुम्हारी इस बात से इस तथ्य का क्या संबंध है कि हमारी श्रेणी के लेखक के पास साहित्य से संबंधित संवेदनात्मक जीवन तत्व बहुत अधिक है, किंतु वह उन्हें अंडरग्राउंड कर देता है और वह कृत्रिम रूप से मन में एक शून्य बना लेता है। वीरकर ने कहा, चलो उठो, तुम बेवकूफ़ हो, घर चलो, देर हो गई। अजीब, वह बहती हुई नई नई लहरों में डूबा रहता है, पानी आंखों में समा जाता है, वह आंखें मूंद कर तैरता है, लेकिन पानी के बाहर सर निकालकर जल का नील विस्तार दृश्य नहीं देख पाता। इन तत्वों की अनेक नमूनों में पुनर्रचना करने के लिए बहुत गहरी चिंतन शक्ति चाहिए। उसे इसकी फुर्सत ही नहीं, और फुर्सत यदि है भी तो बहुत थोड़ी सी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि वह काफ़ी हद तक सही कह रहा था। अब मुझे ही देखिए ना, दिन भर मैं जिस दुनिया में प्रवेश करता हूँ उसे यदि देखा जाए तो वह स्वप्न कथा का ही एक रूप है। वह एक विशाल उपन्यास है, वह एक चित्र कथा है। उसमें कितने ही मनोहर और सुकुमार, भयंकर तथा विषादपूर्ण दृश्य हैं। अगर मैं अपनी तात्कालिक जीवन गाथा के प्रसंग उठाकर लिखूं तो भी बहुत कुछ हो सकता, लेकिन क्या मैं ऐसा करता हूँ? नहीं। वास्तविक जीवन जीते समय संवेदनात्मक अनुभव करना और साथ ही ठीक उसी अनुभव के कल्पना चित्र प्रक्षेपित करना, ये दोनों कार्य एकदम एक साथ नहीं हो सकते। उसके लिए मुझे घर जाकर अपने में विलीन होना पड़ेगा। इसलिए मैंने थियरी बनाकर रखी है, चाहे वह किसी को पसंद हो या ना, कि इन संवेदनात्मक तथ्यों या सत्यों का अंडरग्राउंड हो जाना बुरा नहीं है। मैंने यही बात अपने प्यारे मित्र वीरकर को भी बताई। उसका विश्लेषण मुझे पसंद आया, इसलिए मैं उसे यहाँ दे रहा हूँ। उसने बताया कि अनुभव संवेदन और अनुभव प्रक्षेपण दोनों साथ साथ नहीं चलते। यह एकदम सही है, किंतु जिस व्यक्ति का मन मूलतः क्रिएटिव और कल्पना प्रवण है, वह टेबल पर लिखते वक्त कल्पना प्रवण होता है, यह बात नहीं। उसकी सृजनशील कल्पना प्रवणता वस्तुतः दिन भर चलती है। सच तो यह है कि वह उसके जीवन का एक धर्म है। जीवन का धर्म होते हुए भी वह उस धर्म का यथा योग्य पालन नहीं करता, पालन करने की कोशिश भी नहीं करता। उदाहरण के लिए उसे किसी विषय पर संपादकीय लिखना है। तुम पत्रकार हो, संपादकीय लिखते वक्त एकदम उस व्यक्ति का ध्यान जाता है इस बात पर कि वह जो कुछ लिखना चाहता है उसमें कई जगह सत्य की टांग टूट रही। उसकी कल्पना में एक इमेज फॉर्म होता है, एक चित्र उभरता है, एक व्यक्ति भावना का, एक जिंदगी का, अपने जीवन का दृश्य दिखता है कि वह कितना झूठाई में जी रहा। वह न केवल एक झूठ निर्माण करता जा रहा, उसमें एक डबल पर्सनैलिटी, एक द्वितीय है।
वीरकर ने मुझे चुनौती देते हुए कहा, क्या तुमने इस डबल पर्सनैलिटी के जीवन दृश्य प्रस्तुत किए हैं? उसने आगे कहा, क्यों नहीं किए? तुमने अपने धर्म का पालन क्यों नहीं किया? वीरकर पता नहीं क्यों बहुत उत्तेजित हो उठा। वह बड़बड़ा रहा था, गरज रहा था। उसने मुझ पर जब इस प्रकार आक्रमण किया तो मेरा हतबुद्धि हो जाना स्वाभाविक था। मैं क्रुद्ध हो उठा। जब उसने मेरी भवें देखी और तमतमाया चेहरा देखा तो वह हंस पड़ा और बोला, यह मेरे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ। डबल पर्सनैलिटी शब्द से तुम्हें आपत्ति है, यह ठीक है। तुम्हारी आपत्ति साधार है। तुम अच्छे आदमी हो, इसलिए मेरे दोस्त हो। आओ चाय पी लो। मैंने कहा, मुझे चाय वाय नहीं पीनी। तुम निकम्मे आदमी हो। उसने मुझे शांत करते हुए कहा कि विवशता पूर्वक ही क्यों न सही तुम्हें डबल पर्सनैलिटी न सही डबल स्टैंडर्ड रखना ही पड़ता है। मुझको भी रखना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि का एक पुण्य वस्तु है, एक कमोडिटी है। तुम बुद्धि बेचते हो, मैं भी वैसा ही करता हूँ। यह मैं जानता हूँ कि जीवन प्रधान है। जीवन रहा न रहा तो कला कैसी, साहित्य कैसा। लेकिन सोचो कि जिस अनुभव संवेदन में तुम लगातार लीन रहते हो, यदि उस संवेदन को तुम प्रकट न करोगे, तुम न बताओगे, तो किसको क्या पड़ी है कि वह बतावे। अपने अनुभवों का तुम सिग्निफिकेंस पहचानो। सामाजिक दृष्टि से तुम्हारा स्थान कुछ नहीं, इसलिए तुम अपने को हेठा या छोटा मत समझो। तुम मात्र एक संवेदनशील माध्यम हो। अपने को जाने अनजाने हेठा या छोटा समझकर इस माध्यम को विकृत मत करो। अपने ही ईमानदार अनुभव संवेदनों को तथा अपने जीवन के स्थायी भावों को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में पहचानो। वीरकर की आवाज़ इतनी घनी घनी हो रही थी कि मुझे लगा कि वह किसी भावना में बह रहा। मुझे एकदम न जाने क्यों उत्तेजना हुई। मैंने स्नेहपूर्वक उससे कंधे को जोर से हिला दिया। उसने अंत में इतना कहा, इन अनुभव संवेदनों को संजोकर रखना, उनसे संबंधित जीवन प्रसंग और मानव हृदय समेट कर रखना, उन्हें नोटबुक में टांग लेना क्या ज़रूरी नहीं? स्वयं को आंतरिक रूप से संपन्न करने का यह भी एक तरीका है, क्या ऐसी बात नहीं? वीरकर की जिन श्रद्धामय प्रताड़ना युक्त आंखों ने मेरी तरफ देखा, वे वीरकर की नहीं थी। मेरी गली में चलता फिरता साधारण वीरकर उपेक्षणीय व्यक्ति है। यह कोई और है जिसमें मानव विकास दृश्य देखने का अभूतपूर्व सामर्थ्य है। यह एक महापुरुष है जो विश्व स्वप्न देखता है। मैं अपने में खो गया। हम धीरे धीरे अलग अलग चलने लगे। मैं मन में दोहराने लगा, सचमुच साहित्य से संबंधित जीवन तत्व बहुत ही अधिक है। लगातार होने वाले विचित्र अनुभव संवेदनों के एकदम साथ न सही तो भी कदम ब कदम किसी न किसी तरह कोई न कोई, चाहे भिन्न ही सही, अनुभव प्रक्षेपण भी चलता रहता। अपने स्वयं के भीतर के कल्पना पटल पर इस तथ्य से कैसे इनकार किया जाए? यद्यपि इतने स्पष्ट रूप से वीरकर ने यह बात प्रस्तुत नहीं की थी। अपने ही कल्पना पटल पर इन अनुभव प्रक्षेपणों को कि सही सही कलात्मक चित्र प्रस्तुत करने के लिए न केवल मार्मिक मनन और उनके संकल्प संचयन की आवश्यकता है, वरन इसके बहुत बहुत पहले विश्व दृष्टि की आवश्यकता है। इस दृष्टि के अभाव में अपने ही अनुभवों के ठीक ठीक महत्व हम आंक नहीं पाते और इसलिए केवल कुछ विशिष्ट अनुभवों या अनुभवाभासों को ही तरजीह देकर अन्य महत्वपूर्ण अनुभवों का गला घोट देते हैं। क्या यह सच नहीं? मेरे ख्याल से यह एक तथ्य है। इस रुख का नतीजा यह होता है कि बहुत बार हमारी साहित्यिक विकास जिस दिशा में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। हम जो अनुभव साहित्यिक प्रकटीकरण के लिए प्रवृत्तिवश चुन लेते हैं, उनकी हमें बाद में आदत पड़ जाती है। उनके चित्रण अंकन का अभ्यास हो जाने के कारण हम केवल उन्हें ही प्रकट करते रहते हैं। शेष अनुभव अपनी गहराई, तीव्रता तथा प्रभावशालित्व के बावजूद मन के अंधेरे में पड़े रहते, भले ही कभी कभी उनकी गूंज हमारे द्वारा निर्मित साहित्य में चली आए। इसका कुल मिलाकर परिणाम यह होता है कि हम कह नहीं सकते कि हमारे द्वारा निर्मित साहित्य, समाज तो जाने ही दीजिए, हमारे व्यक्तित्व का भी सच्चा प्रतिनिधित्व करता है या नहीं। यदि केवल साहित्य से कोई हमारे व्यक्तित्व का अनुमान करने बैठे तो वह धोखा खा जाएगा। हमने संस्कारवश या प्रवृत्तिवश एक खास ढंग का कंडीशन्ड साहित्य रिफ्लेक्स, साहित्यिक भाव तथा उसकी अभिव्यक्ति की यांत्रिक उत्तेजना बना रखी है। यह कहाँ तक उचित है? मैं स्वयं अंशतः इसका गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे अपने पर विश्वास अथवा विश्वासाभास इसलिए है कि वीरकर जैसे मेरे सहचर हैं जो मुझसे हर उचित बात छाती पर चढ़कर करवा लेंगे। हाँ, यह बात अवश्य है कि जो बात होगी वह यदि होनी है तो अपने ढंग से ही होगी।